बनाई हुई है, लेकिन तमाम एविडेंस को और बाकी चीज़ों को मिला के, क्योंकि कभी मास्टर्स की क्लास पढ़ानी हो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर की जीसी फैसलाबाद वगैरह में, तो मैं फिर ज़रा इसको एक स्टोरी से स्टार्ट करता होता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद मुख्तलिफ ज़रियों से पढ़ के और सुन के और सीख के देखा है। एक्चुअली क्वांटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखें एटम की बात जब भी आएगी ना, तो आप बात करेंगे माइक्रो लेवल की, क्योंकि एटम कितना छोटा है। अगर आप एटम की स्मॉलनेस की बात करें, ये मुझे याद करवा दीजिएगा आप लोग, यहाँ मैंने एक और पेज ऐड करना है, मैं इसके अंदर एक और पेज ऐड करके ना आपको वो नोट्स भेजूंगा। एटम कितना छोटा है, अगर आप लोग एटम की मतलब उसकी बात करें, तो एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स हैं। अब एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स हो, तो अंदाजा करें कि एटम कितना छोटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आम जो आपकी माइक्रोस्कोप है ना, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये दिखा सकती है आपको 500 नैनोमीटर्स तक किसी चीज को बड़ा करके। लेकिन आपके पास जो एटम का साइज है, अगर आप वो देखेंगे, तो एटम का साइज तो है 2 × 10⁻⁻10 नैनोमीटर्स के पास। अब इतना छोटा साइज जो है, जिसकी रेंज 500 है, और आप देख रहे हैं 2 × 10⁻10, तो इतना छोटा साइज मेजर नहीं किया जा सकता। इसके लिए फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज डेवलप करती है, और ये तकरीबन जो एक इमेज को है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कि ये, वैसे तो आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा ये फर्स्ट ईयर के, 15 मिलियन टाइम्स किसी इमेज को बढ़ा सकती है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। और अगर आप देखेंगे तो एक एटम का जो वेट है, वो 10⁻⁻25 से 10⁻⁻27 किलोग्राम्स तक होता है। इतना छोटा है। और आपके पास 1 AMU के बारे में भी आपने सुना होगा, 1.66 इन 1 × 10⁻⁻27 किलोग्राम्स ऑलमोस्ट। तो एटम इतना ज्यादा छोटा है कि आप इसको किसी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, आंख से भी नहीं देख सकते। हम किसी चीज को देखते कैसे हैं? ये फर्ज करें आपका ऑब्जेक्ट है जो मैं ये बना रहा हूं, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेट्स सपोज इट्स अ बॉल, और इस बॉल के ऊपर एक लाइट फॉल करती है, और वो लाइट जो है वो मैं फॉल करवाता हूँ जी, ये फोटोन है, जो एक छोटी सी वेवलेंथ का फोटोन आ रहा है, ये इस बॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा। हियर इज द ऑब्जर्वर, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, और जो ऑब्जर्वर जो है वो इसको देख रहा है, और वो कह रहा है कि बॉल यहाँ पर है। अब इस फोटोन की वजह से इस बॉल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइक वी आर इजीली एबल टू सी द माइक्रो बॉडीज, जो आपके पास आम नजर आ रही है, जो आपको कोई वेट नजर आ रहा है, कोई डस्ट पार्टिकल नजर आ रहा है। अगर हम चले जाते हैं एटम लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, तो अब एटम कितना छोटा है? एटम इतना छोटा है खुद, जितना मैंने ये डॉट बनाया। और वेवलेंथ जो आ रही है लाइट की, वो एटम की निस्बत इतनी बड़ी है। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट तो इस एटम से टकराएगी नहीं, और जब ये इससे टकरा ही नहीं सकती, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे करेगी? सो यू गाइज या वी गाइज आर नॉट एबल टू सी द इंडिविजुअल एटम, बिकॉज एटम इज रियली स्मॉल, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल लाइट जो हमारे पास आ रही है, ऑप्टिकल वेवलेंथ। इसको देखने के लिए फिर आप लोग एक्सरे बीम का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सरे बीम? एक्सरे बीम भी उतनी ही छोटी है जितना छोटा ये एटम आपके पास मौजूद है। यानी फर्ज करें ये आपका एटम है ना, इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो एक्सरे बीम भी उतनी ही छोटी है। वो आके इसे टकराएगी, और टकराने के बाद बाहर निकलेगी। तो ये एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर जो था, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते रहे जहाँ से ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो क्या है, आपके पास पहले आप लोगों ने ये फर्ज करें एक बॉल है, ये दो मेटल रॉड्स हैं, और इनको मैंने अटैच कर दिया है एक पैडल व्हील के साथ। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और आप इसको एक पैडल व्हील के साथ अटैच किया। जस्ट फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट आया जरा बेटा, 1 मिनट।
I'm so sorry. Actually, teaching from home is not a good task or is not an easy task. अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं रोटेट करूं इस रॉड के इर्द गिर्द, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करना शुरू हो जाऊं, तो आपको पता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसके इर्द गिर्द इसको घुमाता जाऊं तो यहां से एक स्पार्क पैदा होगा इन दो रॉड्स के दरमियान, यहां पर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बिजली का एक स्पार्क पैदा होता है। व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड एट दैट टाइम, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की जहां से ये सारा क्वांटम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ होगा। ये 1800s की बात कर रहे हैं कि अगर यहां पर एक लाइट ग्लो करवाई जाए, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आप लोग एक बल्ब रोशन कर दें जिसके अंदर से ओके रेड लाइट आ रही है, तो याद रखिएगा कि रेड लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस रेड लाइट की बजाय इसके ऊपर फॉल करने वाली लाइट जो है वो हो ब्लू, जैसे ये बल्ब है, लेट सपोज ये ब्लू कलर की लाइट एमिट कर रहा है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही ब्लू लाइट इसके ऊपर पड़ेगी यहां से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी स्पार्किंग ज्यादा हो जाएगी। नाउ दैट वाज द एक्चुअल क्वेश्चन एट दैट टाइम, व्हाई रेड लाइट इज नॉट एबल टू मेक मोर स्पार्क्स एज कंपेयर टू द ब्लू लाइट। और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी जो केमिस्ट और फिजिसिस्ट के लिए बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि व्हाई ब्लू लाइट इज क्रिएटिंग मोर इलेक्ट्रॉन। अब तो हम जानते हैं ना इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर जो छोटा सा कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है, वो छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट दिस एमिशन, कि ऐसा कैसे हो रहा है, कैसा ऐसे पॉसिबल है, ब्लू लाइट गिरने की वजह से क्यों ये चीजें चल रही हैं। तो इन चीजों के हवाले से जो डिस्कशन हुई है वो क्या है जी, जस्ट फॉर अ मिनट। जी मलिक सर। सर आपकी आवाज सर कट कट के आ रही है। अब आ रही है आपको? सर आवाज कट कट के आ रही है सर। अभी भी कट कट के आ रही है? हेलो, डिस्कशन है, आपकी आवाज ना कट रही है। ओ माय गॉड, एक मिनट यार, मैं ना इसको देखूं, एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन का। आप सर ठीक है? आपकी आवाज जो है वो कट कट के आ रही है। अभी भी कट के आ रही है? हेलो हेलो। जी सर, मेरी मेरी तरफ आवाज जो है ना इंटरनेट की ओहो, एक मिनट, मेरे ख्याल से अब अभी भी कट रही है या आप ठीक हो गई है? जी अब देखिएगा, आवाज क्लियर होगी आपको? जी सर अब ठीक आ रही है। ओके ओके ओके, चलें। तो ये हमारे पास इसके एक छोटी सी बात थी कि जी अगर ये ब्लू लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ज्यादा स्पार्किंग पैदा क्यों होगी। तो ये वो कॉन्सेप्ट था जिसने साइंटिस्ट को ये सोचने पे मजबूर किया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो इस चीज़ को हम आगे जाकर मजीद डिटेल में देखेंगे। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं जो अपना काम है, ये सिर्फ बेसिस आपको मैंने इसकी बताई है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखते हैं जी, डाल्टन ने एटम को नाम दिया था और कहा था कि ये फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि आप लोग जानते हैं। इसके बाद जी हमारे पास आ गया कैथोड रेज की डिस्कवरी आ गई। आप जानते हैं कि एक वैक्यूम पंप लगा के एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एट वेरी लो प्रेशर ऑफ 0.01 टोर एंड 5000 टू 10,000 वोल्ट्स आप अप्लाई करते हैं, तो कैथोड से एनोड की तरफ यानी माइनस से प्लस की तरफ आपके पास चार्जेस मूव करते हैं। ये चार्जेस जो मूव करते हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स कहा गया था, क्योंकि ये सिंपली इलेक्ट्रॉन्स थे। इनके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसकी वजह से पता चला था कि ये, और ये बनते कैसे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन आके इस एटम के अंदर, जहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब हमने गैस रखी हुई है ना कोई, तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उसके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उसको एमिट कर देगा।
तो यहाँ पर ये बात याद रखेंगे आप लोग कि कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट होती हैं गैस नेचर की। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और वो आके इसके साथ टकराएगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा बाहर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे, क्योंकि अकेले अकेले निकल रहे हैं, तो ये बाहर जाके आगे पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यूं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपके पास फील्ड लाइंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैथोड रेज की, तो वो अच्छा यहीं पर आपको पता है एनोड रेज बनती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये आयोनाइज हो जाता है और ये ऑपोजिट टू कैथोड यानी ऑपोजिट टू एनोड टूवर्ड्स कैथोड मूव करना शुरू हो जाता है। अगर फर्ज करें गैस हाइड्रोजन है तो इसका इस चार्ज होगा +1, लेकिन अगर ये गैस हीलियम है तो आप जानते हैं हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स डिफरेंट होते जाएंगे, यानी एनोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं और कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग निकलते हैं, इसमें प्रोटॉन नहीं निकलते। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पीछे गैस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाती है और जिस तरह की गैस होती है उस तरह की एनोड रेज आपके पास बनती हैं। खैर, तो ये वही मैट्रिक वाला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ यू गाइस आर फैमिलियर विद दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। तो दे आर नेगेटिवली चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली आप इनको देखते हैं जब इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड में, तो ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। ये मैंने बता दिया कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और अगर ये इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो साउथ की तरफ मूव करेंगी। ये ग्रीन फ्लोरेसेंस क्रिएट करती हैं जब ये स्ट्राइक करती हैं वॉल्स के ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब की। और बिल्कुल आप देख सकते हैं जी इसके अंदर ये चीज भी कि जब आपके पास ये स्ट्राइक करती हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ तो ग्रीन फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिना पे फेंका जाए तो ये उसको रेड कर देंगी और अगर टिन स्टोन पे फेंके तो इसको येलो ग्लू करेंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिखा था कास्ट अ शार्प शेडो, जो चीज इसके रास्ते में आएगी उसका एक शेडो क्रिएट कर देंगे। एक स्मॉल पेडल व्हील को ड्राइव कर सकती है ना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मॉल पेडल व्हील? देखें, आपके पास एक पेडल व्हील को मूव करने के लिए ये चीज जरूरी है, ये देखिएगा ये पेडल व्हील है। अगर मैं कहूं यहां पे इलेक्ट्रॉन वेव है, इफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, तो वेव इसके अंदर से पास कर जाएगी, पेडल को मूव नहीं करवाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल इन नेचर, तो जिस चीज की वेलोसिटी होती है और उसका मास भी है, क्योंकि पार्टिकल्स का मास होता है, तो उसका बनता है मोमेंटम। और मोमेंटम की वजह से क्या होता है कि स्मॉल पेडल लगा हो तो ये व्हील जो है ये मूव करना शुरू हो जाता है। लाइक व्हील जो है वो घूमना शुरू हो जाता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। तो ये चीज को प्रूव करता है कि आपके पास ये पार्टिकल नेचर की है। इसके अलावा जब ये कैथोड पे गिरते हैं तो ये एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं जब आप इसको किसी मेटल के ऊपर गिराते हैं। मूजले ने इसके एक्सपेरिमेंट किए थे सारे, वो भी आगे जाके हम देखते हैं तो उसमें आ जाएगा। ओके, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज में जी आ जाता है ये हीट प्रोड्यूस करते हैं जब किसी चीज पे गिरते हैं। अच्छा, ये इसके अलावा जब आप किसी प्लैटिनम फॉयल के ऊपर इसको फोकस करवाएंगे तो वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी, चमक आना शुरू हो जाएगी। ये जो आपके पास मोबाइल्स में फ्लैश वगैरह नहीं होते, एल्युमिनियम प्लैटिनम फॉयल्स के साथ बनाए जाते हैं, तो वो फ्लैश जो लाइट है ना वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जब गिरते हैं तो ये आयोनाइज करवा सकते हैं गैस को। और याद रखें इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है, ये केमिकल चेंज ला सकते हैं, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। और ये बारीक सी को मेटल की लेयर हो तो उसमें से पास भी कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम और गोल्ड की फॉइल्स हो। आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है, मेलेबल एंड डक्टाइल, तो जो चीज़ें शीट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं उसके अंदर से इजीली गुजर जाते हैं। इनकी E/M वैल्यू बताती है कि ये सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का नाम जो था ये स्टोने, STONEY, ही वॉज द पर्सन जिसने इसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव। कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ गैस नेचर, ये भी हमने पढ़ लिया। याद रखें कि जहां पर कैथोड रेज बनी थी वहीं पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एनोड रेज बनी थी। ई गोल्डस्टाइन वाज द पर्सन और जिसने एक फ्लो देखा था ऑपोजिट टू एनोड, और इसको उसने कैनाल्स या होल्स ऑफ कैथोड से ये निकल रही थी, इसको कैनाल रेज कहा था। अच्छा, ये भी डिफ्लेक्शन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये भी डिफ्लेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब आप देखेंगे एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नॉर्थ की तरफ। ये फ्लैशेस क्रिएट करता है जिंक सल्फाइड पे। तो जब आपने मुख्तलिफ प्रोटॉन, अब देखें E/M वैल्यू, ये वही बात आ गई दोबारा से, चार्ज ओवर मास रेशो। अब यहां पर ये चीज देखें आप कि E/M वैल्यू जो आपके पास है हाइड्रोजन की वो हाईएस्ट होती है। कैसे? देखिए, मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, मैंने इसको आयोनाइज करवाया तो ये बन गई H पॉजिटिव। मेरे पास हीलियम गैस है, मैंने इसको आयोनाइज करवाया, ये बन गई He पॉजिटिव। अब चार्ज तो दोनों का सेम है, लेकिन मास ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन मास ऑफ हीलियम। इसका मतलब जैसे जैसे गैस वजनी होती जाएगी तो आपके पास E/M वैल्यूज छोटी होती जाएगी।
तो ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज्यादा जो आई थी वो आई थी हाइड्रोजन H पॉजिटिव के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो H पॉजिटिव आयन है ये सबसे ज्यादा ई ओवर एम वैल्यू रखता है, इसका मैस सबसे कम है और चार्ज सबसे ज्यादा, और इस पर चार्ज +1 होता है। इसलिए H को, क्योंकि इसमें नो न्यूट्रॉन, इसमें कोई न्यूट्रॉन भी नहीं होता, इसलिए कहा गया था कि ये आपके पास क्या है, इसको हमने कह दिया था सिंपली प्रोटॉन। जी एक मिनट, कौन है जी? हाँ जी, जी नुसरत। सर मुझे स्क्रीन ही नहीं शो हो रही कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं। पहले हो रही थी। किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही? जी सर नहीं हो रही सर, रुक गई हुई है सर। ओ माय, आप देखिएगा, अभी भी स्क्रीन नहीं शो हुई? नहीं सर। जी सर। ओहो, एक मिनट आप देखिए। जी स्क्रीन शो हो रही है अब आप लोगों को? नहीं सर। नहीं, ये बिल्कुल नहीं शो हो रही। ये देखिए, मैं मूव कर रहा हूँ स्क्रीन को। नहीं सर हो Why this is happening with me? ये देखिए व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? नहीं सर। Oh my God, किसी को भी नहीं नजर आ रहा? अच्छा, मलिक साहब को भी नहीं नजर आ रहा जी? इशरत, नौरीन जी, आपको भी नहीं नजर आ रहा? सर एक्चुअली इनसे कहें कि दोबारा लॉग आउट करके एक दफा दोबारा अगेन लीव करके दोबारा से आए तो हो जाएगी। आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था तो मैं लीव करके दोबारा आई हूँ तो होने लग गई थी शो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप काइंडली इस तरह ट्राई कर लीजिए एक बार, आप एक बार लीव जी करके सर। ज्वाइन कर। थैंक यू जी। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ई ओवर एम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन की। तो ई ओवर एम वैल्यू जो है ना आपके पास, अगर आप इसके एक्सपेक्ट से देखेंगे तो सबसे कम मैस होता है हाइड्रोजन का, और चार्ज इसका सबसे ज्यादा, यानी +1 अगर चार्ज हो हमारे पास, तो फिर हम ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज्यादा जो कम होती है वो हाइड्रोजन की होती है, ज्यादा होती है हाइड्रोजन की, क्योंकि इसका मैस सबसे कम होता है। इट मीन्स कि आपके पास जो हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव आयन जो है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसको हम सिंपली प्रोटॉन्स कह देते हैं। तो ये आपके पास इसमें बात लिखी हुई है। इसके अलावा ये है कि जी एक प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से कितने गुना ज्यादा होता है, वेरी कॉमन ऑब्जेक्टिव जो मैट्रिक लेवल से हमें पता होता है, दैट इज 1836 टाइम्स मोर देन दैट एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। अच्छा याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का मैस 1840 टाइम्स ज्यादा होता है। मैस ऑफ जो प्रोटॉन है वो 1836 है, और मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1840 टाइम्स ज्यादा होता है जी। जी ये कोई आईफोन ने हाथ खड़ा किया हुआ था। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे भी काफी टाइम से शो नहीं हो रही स्क्रीन। आपने उसको लीव करके दोबारा ज्वाइन किया है? हाँ जी, दोबारा तो ज्वाइन अब की नजर है। आ रही है आपको स्क्रीन? नहीं, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। नहीं हो रही, मैंने भी दोबारा ज्वाइन की है, नहीं हुई। जी जिशान भाई, आपको भी नहीं नजर आ रही जी? नहीं सर, मेरे पास भी स्क्रीन शो नहीं हो रही। चले फिर मैं ही एक बार मीटिंग लीव करता हूँ और दोबारा ज्वाइन करता हूँ। चले मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ सारों को। यहीं से इसको कंटिन्यू कर लेता हूं, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ।